हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। हाँ, अभी हम लोग लास्ट क्लास में जो काम किए थे वो किए थे इंटीग्रेशन के प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। यार 3-4 स्पेशल इंटीग्रेशन हम तुमको बताए नहीं है अभी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² वगैरह वगैरह, तो भी जानबूझ के नहीं बताएंगे हैं। आगे जरूरत पड़ेगा तो समय पे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसा तो बहुत सारा इंटीग्रेशन होगा। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दे दिए y = f(x) और हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लिए। कुछ ऐसा है ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का ग्राफ, ठीक। और हम पता करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन f(x) dx, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। तो ये बेसिकली हो गया इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। तो x1 से x2 तक अगर इंटीग्रेशन y dx करेंगे तो वैल्यू हो क्या आएगा, हम अभी आपको रटवा रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन आपको आएगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस फ्रॉम x = x1 to x = x2। माने अगर हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करें और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पता करें तो एग्जैक्टली x1 से x2 के बीच का जो ये एरिया होगा, इस एरिया के बराबर आंसर आएगा, ठीक है क्या। और अगर मान लीजिए हम ऐसा कर देते, अगर हम यहीं पे इंटीग्रेशन y dx था ना, इसी पे हम लोग कर देते इंटीग्रेशन y dy या इंटीग्रेशन fx dy, ठीक। और हम लिमिट डाल देते इसमें y1 से y2। तो ये वाला चीज आपको क्या मिलता, सुनिएगा मेरी बात, ये वाला चीज आपको क्या मिलता, अगर हमको मान लीजिए ये y = y1 है और ये y = y2 है, तो ये वाला एरिया जो मिलता, ये वाला एरिया को अगर मैं A2 बोल रहा हूं तो ये हमको सिंपली क्या मिल जाता, A2। ये सिंपली क्या मिल जाता, A2। माने ये क्या होता, एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस, कहां से कहां तक, फ्रॉम y1 to y2। पहले इतना चीज आप इसको लिख लीजिए, ठीक, फिर हम बताते हैं आपको सही में लिख। देखो पहले हम ये समझाते हैं कि एरिया क्यों देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि आखिर ये चीज एरिया क्यों देता है। ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये कोई है y = f(x). अगर हम आपको ऐसा बोल दें कि यहां पर एक पॉइंट है, x = x1, ठीक। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो y आएगा ना, यहां पे y कितना हो जाएगा, f(x1), x की जगह पे x1 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए y = x² है और x का वैल्यू हम लोग 2 रख दिए, तो x का वैल्यू जैसे ही 2 रखे मतलब x1, x बराबर कितना हो गया 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा वहां पे 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये जो y है यहाँ पे 4 दिखा रहा है और x1 जो है वो 2 दिखा रहा है। इस तरीके का ढेर सारा वेरिएशन हो सकता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x1 में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कितने का चेंज कर रहे हैं, dx का चेंज करेंगे तो ये जो पहले x1 यहां था वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, प्लस dx, थोड़ा सा ये जो विड्थ हो जाएगा, दिस विड्थ इज dx, हाँ ना बोल। अब एक बात बताओ कि ये वाला जो शेप बन रहा है,
ये वाला शेप है, तो ये शेप ट्रेपीजियम, ये शेप कैसा है, लेकिन हम तुमको कह रहे हैं कि dx बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब ये वाला लाइन इस वाले लाइन पे ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा होगा ऑलमोस्ट, तो ये वाला एरिया जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब ये शेप कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगल। उसमें ये लेंथ कितना हो जाएगा, y के बराबर, वो क्या हो जाएगा, y के बराबर, जो भी y का वैल्यू आएगा f ऑफ x1, और तब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, y इंटू dx, y इंटू, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y इंटू। इस तरीके का हम बहुत सारा रेक्टेंगल बना सकते हैं, है ना, बोलो। और जब सारे, जैसे यहां पर हो जाएगा y1 इंटू dx, इस जगह पे y1 का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x1, अगला चीज ऐसा ही हो जाएगा y2 इंटू dx, फिर y3 इंटू dx। इस तरीके से ढेर सारे रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया जोड़ेंगे, तो यही जो छोटा छोटा समीशन है ना, उसी को लिखने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। उसी को क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन y dx। तो ये जब बहुत सारा छोटा छोटा रेक्टेंगल लेते चले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया, जहां से जहां के बीच में चाहिए हमको, x1 से x2 के बीच में चाहिए तो x1 से x2 के बीच में हुआ। तो बेसिकली हमारे पास एरिया था कुछ इस तरीके का, ऐसा था ना। इसको हमने क्या किया, हमने इसको बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांटते गया, जैसे ये है, ये भी छोटा रेक्टेंगल, ये भी छोटा रेक्टेंगल, ये भी छोटा रेक्टेंगल, ये सारे रेक्टेंगल में हम लोग इसको बांटते चले जाएंगे, और इस सारे रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द, इज दैट ओके, क्लियर, लिख लीजिए इसको। तो ये तो हम आपको समझा दी कि आखिर इंटीग्रेशन एरिया क्यों देता है। जैसे अगर हमको ऐसा बोल दे एग्जाम्पल के तौर पे, y इक्वल टू एक्स लाइन आपको ड्रॉ करना आता है, y इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये y और x दोनों एक्सिस से 45 डिग्री होगा ना, यस और नो, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री, ठीक। हम आपको बोल दिए कि फाइंड इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक ये इंटीग्रेशन y dx करो। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम आपसे क्या बोल दिए करने के लिए, आपको हम बोल दिए एरिया निकालो, कहां से कहां तक एरिया निकालो, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 1 तक। तो ये काम तो आप ज्योमेट्री के हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू x है तो ये भी 1 हो जाएगा। ज्योमेट्री के हेल्प से देखेंगे तो इस ट्रायंगल का बेस कितना बड़ा है, 1, और हाइट कितना बड़ा है, तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया 1/2, एरिया कितना हो गया, 1/2। अब यार अगर तुमको मान लो ये ज्योमेट्री के अलावा इस रिजल्ट पे पहुंचना होता तो इस पे रिजल्ट पे कैसे पहुंचते, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग लिखते हैं एरिया का वैल्यू, इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से 1, y का वैल्यू कितना है, तो इंटीग्रेशन x dx, क्योंकि y इक्वल टू x है तो y का x रख देंगे, कहां से कहां तक, 0 से 1। इंटीग्रेशन x dx क्या होता है, x की पावर 2/2, x की पावर 1 + 1 दैट इज x की पावर 2/2। लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, 0 से 1, और तब ये आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। इज दैट ओके, अरे हाँ ना, बोलो पक्का। तो यहां पर तो हम ज्योमेट्री से भी कर सकते थे और इंटीग्रेशन से भी। अगर मान लीजिए हम आपको ऐसा बोल देते कि एक कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है जो कह रहे हो वही कर्व ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ज्योमेट्री से पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इंटीग्रेशन पता करना चाहते हैं। हम
यहाँ x इक्वल टू 1 है और यहाँ x इक्वल टू, ठीक है, 3, x इक्वल टू 3, ओके, 3 का है कर दियो, 2 रख करते ना, x इक्वल टू 2 है। इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं A1, इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं, और एक और एरिया ले रहे हैं, ठीक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक था, और इस एरिया को हम लोग बोल दे रहे हैं A2, इस एरिया को हम लोग बोल दे रहे हैं, और हम आपको बोलना है कि फाइंड A1 A2 इज इक्वल टू व्हाट। y का लिमिट देने का जरूरत है क्या? जब x 1 से 2 जा रहा है तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब ऑटोमेटिकली वो 1 से 4 जाएगा। लिख के देखिए, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जल्दी कीजिए। देखा जाए भाई, है ना, सुनिएगा मेरी बात। A1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग? A1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन y dx, माने इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, है ना। x स्क्वायर dx क्या होता है? x क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, दैट इज 7/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? A2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन, ये वाला जो फंक्शन है, नहीं तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dy, नहीं, इंटीग्रेशन यही वाला कर्व है ना, इंटीग्रेशन, बोलो, इज इट ओके? और सॉरी, हाँ, आई एम सो सॉरी, इंटीग्रेशन, अच्छा, ये पिछला में भी हमको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ किए थे क्या? इंटीग्रेशन यहाँ पे x dy लिखना चाहिए था हमको, ये वाला चीज में, नहीं, एक पर्टिकुलर x ले लेंगे और फिर dy, इंटीग्रेशन x dy। यहां पर एक सुधार करने का जरूरत हमको लगता है था, ठीक। तो अब यहां पे आते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x dy, जैसे यहां पे इंटीग्रेशन y dx था, वहां पे इंटीग्रेशन x dy होगा। x की जगह पे हम लोग वैल्यू कितना रख देंगे? रूट अंडर y, क्योंकि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर y इंटू dy। अब y का लिमिट कहां से कहां तक हम लोग रख सकते हैं? x 1 से 2 जा रहा है तो y 1 से 4 जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? और रूट y dy 1 से 4, 1 से 4। अब रूट y dy कितना होता है? 2 बाई y की पावर 1/2 था ना, तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/, तो ये हो जाएगा 2/, कहां से कहां तक? 1 से 4, 1 से 4। तो 1 से 4 अगर रखेंगे हम लोग तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 इज 8 पक्का, और फिर 1 की पावर 3/2 दैट इज 1। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 7/3, यस और नो। और यहां पर क्या था? 7/3, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो गया मेरा A2 और ये हो गया A1, तो A1/A2 इज 1/2। यार वो सुधार जरूरी है, वहां पे हम लोग जो एक गलती बस ये किए थे, यहाँ पर हम गलती से लिख दिए थे fx, नहीं fx dy लिख दिए थे ना। बेसिकली यहाँ पे हमको जैसे यहाँ y dx लिखे थे, यहाँ पे लिखना चाहिए हमको x dy, क्योंकि इस वाले केस में हम लोग y को फिक्स रख रहे थे और x को वेरी करा रहे थे, इसमें x को फिक्स रख रहे हैं और y को
छोटा सा वेरिएशन करा रहे हैं। इज दैट ओके? ओके, लिखिएगा करंट थ्रू अ वायर, करंट थ्रू अ वायर is given by I is equal to 40 plus 3, I is equal to 40 plus 3, एक मिनट रुको ना, I equal to t plus 3 कर लेते हैं, I equal to t plus 3 एम्पियर, ठीक है, t in second, t in second, find charge flown through the wire, charge flown through the wire from t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ये तो पढ़े होगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर आपको क्या दे दिया, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और आपसे पूछ लिया चार्ज फ्लोन, क्या पूछ लिया, चार्ज फ्लोन। तो बेसिकली आप चार्ज फ्लोन कैसे पता करेंगे, आईडीटी से, आईडीटी से कैसे पता करेंगे, आईडीटी से, है ना। मतलब चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, जहां से जहां तक पूछे, टी इनिशियल से टी फाइनल तक पूछेगा तो टी इनिशियल से टी फाइनल तक। ओके, लिख लीजिए यार। इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन से भी पता कर सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करके ज्योमेट्री लगा के भी आंसर पता कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन से पता करेंगे तो सॉरी अगर हम लोग इंटीग्रेशन से पता करेंगे तो क्या करेंगे भाई, बताओ जरा। चार्ज बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, तो इंटीग्रेशन t प्लस 3 डी टी 0 से 3 तक, है ना। तो इंटीग्रेशन t डी टी प्लस इंटीग्रेशन 3 डी टी 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 0 से 3, इसमें 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, तो ये वैल्यू तो हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, अब प्लस ये वाला चीज डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी जैसे डी एक्स का एक्स होता है ना, 0 से 3 तक। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 0, यस और नो। तो 9 प्लस 9/2 प्लस 9, ये हो जाएगा 27/2, 27/2 दैट इज 13.5, है ना, नहीं कूलम, 13.5 कूलम, यस और नो। अच्छा मान लो इसको ग्राफिकल अप्रोच से करना चाहते तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर वाला एरिया तो ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, कैसे करते हैं, I इक्वल टू कितना था, t प्लस 3, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, कैसा ग्राफ आएगा, स्लोप कितना हो जाएगा 1, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप 1 माने एंगल कितना 45 डिग्री, यस और नो। और y इंटरसेप्ट इसका कितना है, स्लोप यहाँ पे 1 है ना, t का कोफिशिएंट इज 1, तो स्लोप 1 माने tan थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री। और y इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना 3, है ना। लेकिन हमको कहां से कहां तक का एरिया चाहिए सर, ये पॉइंट हो गया 0,3, हमको कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, हमको चाहिए 0 से 3 तक, नहीं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू सॉरी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक, यही वाला एरिया चाहिए ना। इंटीग्रेशन नहीं यूज करेंगे तो ये एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया यूज कर सकते हैं। थोड़ा ये बताओ t इक्वल टू 3 पे ये हाइट कितना हो जाएगा,
अगर इसमें t इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। t इक्वल टू 3 यहां रख देंगे तो ये एक ट्रेपेजियम है जिसका एक साइड लेंथ कितना है 3 और दूसरा 6 और हाइट कितना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना 3 + 6 इंटू हाइट कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 27/2, दैट इज 13.5, जो कि हमारा आंसर है यूनिट कूलम में, है ना। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी। यार एक चीज हम तुमको और बताना चाह रहे हैं, एक काम करो, y इक्वल टू -x + 3 फाइंड एरिया बिटवीन कर्व एंड x axis, curve and x axis from x equal to 0 to x equal to 3, x equal to 0 से x equal to 3 तक। ये एरिया कैलकुलेट करके देखो, खाली इंटीग्रेशन से करके देखो जल्दी जल्दी। सॉरी, ये सवाल ये नहीं था, सवाल ये था एक्चुअली, हम तुमको जो सिखाना चाह रहे हैं वो ऐसे होगा कि x -3 में अब करो x -3 वाला, ठीक है। ये करोगे तो निगेटिव आएगा, बेसिकली हम निगेटिव वाले का कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। कितना आ रहा है -4.5 नहीं, तो इंटीग्रेशन y dx जो होगा वो इंटीग्रेशन x -3 इंटू dx होगा। कहां से कहां तक 0 से 3 तक, 0 से, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा x²/2 - 3x, 0 से 3 नहीं, पहले वाले का x²/2 और दूसरे वाले का -3 इंटू x, कहां से कहां तक 0 से 3 तक, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3²/2 -3 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो गया 9/2 - 9, दैट इज -9/। अब यार एरिया निगेटिव आ गया, एरिया, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश कीजिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये तो 45 डिग्री पे ही आएगा, ये 45 डिग्री पे ही आएगा, लेकिन ये लेंथ कितना हो जाएगा और ये भी 3, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका कितना है -3, तो ये 0, -3 नहीं, और ये वाला एरिया हमको पता करना है, नहीं, तो ये वाला एरिया पता करना है, तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, है तो ये 9/2 ही, लेकिन चूंकि ये एरिया x एक्सिस के नीचे है इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। तो आगे से याद रखिएगा नोट में कि आप अगर इंटीग्रेशन से एरिया पता करते हैं ना, तो एरिया अबव द x एक्सिस कम्स आउट टू बी is positive and area below the x-axis is negative। आप अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन से करेंगे तो खुद ही आपको आ जाएगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, आप ग्राफ से करेंगे या दिख रहा होगा आपको कि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आप एरिया निकाल करके उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बोलिएगा कि इंटीग्रेशन से यही आंसर आने वाला है। इज दैट ओके? समझ में आया बात? पक्का? ठीक है, तो ये चीज था एरिया कैलकुलेशन का, है ना। हाँ, इंटीग्रेशन का एक यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, एक यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन,
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x, dy by dx इज इक्वल टू। तो आप क्या करेंगे, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो x वाले सारे एलिमेंट को dx के साथ रखेंगे और y वाले सारे एलिमेंट को dy के साथ। इज दैट ओके? जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन था तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ dx को। चूंकि यह x था, y होता तो उस y को हम LHS में ले आते, इतना ले आए। अब फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx है ना। और x का लिमिट अभी हमको कुछ पता नहीं है, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y है ना। और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई अब प्लस सम। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मान लीजिए हम आपको ऐसा दे देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या करते हैं हम लोग इसमें, क्या करते हैं, पहले सारे y वाले टर्म को एक साथ और x वाले टर्म को एक साथ, तो dy के साथ ले आते हैं y को और dx के साथ x वाला कोई टर्म होता तो लाते हैं, यहाँ पे तो कोई है नहीं। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कितना है, 1 बाई वाई डी वाई, और ये क्या इंटीग्रेशन dx। 1 बाई वाई डी वाई कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू x प्लस सी, है ना। अगर और ज्यादा बढ़िया से हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको और थोड़ा सुंदर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर e टू द पावर x प्लस सी, या y बराबर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर c, है ना। e टू द पावर c को एक कांस्टेंट मान सकते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा सम कांस्टेंट इंटू e टू द पावर x, सम कांस्टेंट इंटू e टू द पावर x। या ऐसा इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं। इज दैट ओके? यहाँ जो k लिखे हैं वो क्या है, e टू द पावर c का वैल्यू है k। इज दैट ओके? बोलो। जैसे अगर हम आपको ऐसा दे दें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए जरा, सारे y वाले को एक साथ और सारे x वाले को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y dy बराबर x dx, y dy बराबर, और फिर इंटीग्रेशन y dy बराबर इंटीग्रेशन x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा अब प्लस सम। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दो को दूसरे साइड में ले जाकर के कांस्टेंट का नया नामांकन भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, और 2c का अलग अलग से नाम रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट के। इज दैट ओके? अरे है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का लिख लीजिए इसको। Solve the differential equation। देखिएगा जरा, करिए इसको सॉल्व। करें क्या सॉल्व, क्या किया आप, dy बाई रूट वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। 1 बाई रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर -1/2 ना, तो y की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो दैट इज 2 रूट इज इक्वल टू x प्लस सम
कांस्टेंट। आप चाहें तो इसको दूसरे साइड में भी लेके जा सकते हैं और फिर स्क्वायर वगैरह करके नया फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इज दैट ओके? यार इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा यूज होता है जिसमें कि हम लोग एलिमेंट लेके किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट का एरिया पता करते हैं, वॉल्यूम। जैसे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, कहाँ से आया, इस बात का डिस्कशन हम लोग इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वो 4 पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, इसका भी हम लोग डिस्कशन या इसका भी प्रूफ इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। सिमिलरली कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। कैसे होता है, पाई आर एल कहां से आया, इसका डिस्कशन। या सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, अगले क्लास में। दैट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मतलब 11th में जब आप जाएंगे, मतलब फिजिक्स जब पढ़ेंगे, तो सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैट 12th में, जित बहुत सारे जगहों पे आपको जरूरत पड़ेगा। फ्लूइड वगैरह में भी आपको जरूरत पड़ेगा एलिमेंट लेने का। एलिमेंट ले लेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। तो इसका बहुत यूजेज है जो नेक्स्ट क्लास है उसका। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ और यूजेज देखेंगे और उसके बाद हम उसको खत्म करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि कोन का वॉल्यूम है ना कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। वही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, हाँ सॉलिड का कितना, हम कितना बोल दिए, अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो सब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।